वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम ले रहे हैं उदाहरण 1 का पहला भाग। इसमें 2 भाग दिए गए हैं, हम पहला भाग ले रहे हैं। हमें कहा गया है कि जो स्थिति दी गई है तो उसको गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ठीक है, यानी हमने इस शब्द समस्या को देख करके, इस वर्ड प्रॉब्लम को देख करके और एक द्विघात समीकरण बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जब भी शब्द समस्या हमें दी गई होती है तो हमारा पहला काम जो होता है वो ये होता है कि उस शब्द समस्या को बारीकी से देखें, समझें और उसे एक द्विघात समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट कर दें, निरूपित कर दें। ठीक है, अब जब एक बार द्विघात समीकरण बन जाता है, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है, तो उसको हम हल कर सकते हैं। हल कैसे करेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, फिलहाल यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी शब्द समस्या हमें दी गई होती है उसको हम गणितीय रूप में या द्विघात समीकरण के रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें जो समस्या दी गई है उसमें कहा गया है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास में कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे मार्बल्स को खो देते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। और अब उनके पास कंचों की संख्या जो है उसका गुणनफल 124 हो जाता है, 124 हो जाता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे।
ठीक है, ये जो हमें शब्द समस्या दी गई है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है द्विघात समीकरण के रूप में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, जो चीज हमें मालूम नहीं है या जो चीज हमसे पूछी गई है, हमसे क्या पूछी गई है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये तो पूछा गया है। ठीक है, तो हम उस संख्या को जो हमसे पूछी गई है उसको x मान लेंगे। ठीक है, अब कंचे किनके पास, दोनों के पास में अलग अलग कंचे होंगे। टोटल कंचे थे 45 और हमने मान लिया, लेट्स अज्यूम, हमने मान लिया कि जो जॉन है उसके पास में कितने कंचे थे, x। आरंभ में जॉन के पास में हमने मान लिया कि x कंचे मौजूद थे। तो जब जॉन के पास में x कंचे हुए तो जीवंती के पास में कितने हो गए, जीवंती के पास में कितने हो गए। हमने आपको बताया था कि कैसे निकालेंगे, कुल कितने थे 45, जॉन के पास में x आ गए तो जीवंती के पास में कितने होंगे 45 में से, कुल में से x को हम घटा देंगे, यही संख्या होगी। कुल थे 45, 45 में से अगर जॉन वाले संख्या हम घटा दें तो बाकी जो बचे वो जीवंती के हो गए, यानी 45 माइनस x, ये जीवंती की संख्या हो गई, कंचों की संख्या हो गई, मार्बल्स की संख्या हो गई। ठीक है, अब सवाल हमें क्या कह रहा है, अब हमें कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा 5-5 कंचे खोने के बाद क्या पोजीशन आ गई, पोजीशन आ गई कि अगर 5 कंचे इसने खो दिए तो जॉन के पास तो कितने बच गए, x माइनस 5 खो दिए ना, यानी माइनस हो गए ना। तो x कंचे थे उसके पास में आरंभ में, 5 खो दिए, प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, इसी तरह जीवंती के पास में 45 माइनस x थे, इसमें से इसने 5 खो दिए तो उसके पास में क्या बचे, उसके पास में बचे 45 माइनस x माइनस 5, यही तो हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 45 में माइनस 5, 45 प्लस के 5 है तो ये कितने बच गए, ये हो गए 45 की जगह 40 हो गए, 40, 5 घट गया ना, ये माइनस का 5 घट गया इसमें 45 में से, 40 माइनस x। 5 घटने के बाद में जीवंती के पास तो 40 माइनस x हो गए और 5 घटने के बाद में जॉन के पास में हो गए x माइनस 5। ठीक है, अब हमें सवाल क्या कह रहा है, हमें सवाल कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है, यानी x माइनस 5 घटाने के बाद में और 40 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, वो कितना आ गया 124, यानी x माइनस 5 और ये तो जॉन वाले और 40 माइनस x, ये जीवंती वाले, इन दोनों का गुणनफल यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है सवाल के मुताबिक 124। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, इनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे देखिए, x को 40 से करेंगे तो 40x, इस x को इस वाले x से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, इस माइनस 5 को इस 40 से करेंगे तो कितना हो गया, माइनस के 200, माइनस 5 को माइनस के x से करेंगे तो प्लस के 5x बराबर 124। ठीक है, अब 124 RHS साइड में, इसको LHS साइड में ले आएंगे हम। ठीक है, तो माइनस का x स्क्वायर तो हमने यूं क्यों रखा, माइनस x स्क्वायर यूं रखा, ये 40x है, ये 5x है प्लस के हैं, तो उसको हमने कर दिया प्लस के 45x प्लस 45x। ठीक है,
फिर क्या था, ये माइनस के 200 हैं और 124 जब इधर आएगा तो ये इधर प्लस का 124 था, इधर आके माइनस का 124 हो जाएगा, यानी 124 और 200 मिलकर के कितने हो जाएंगे, माइनस के 324 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, ये इक्वेशन जो है ये एक द्विघात समीकरण हो गया, और ये जो इक्वेशन है वो इस शब्द समस्या को रिप्रेजेंट कर रही है, निरूपित कर रही है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करते हैं ये हमारे आगे हम समझाएंगे कि द्विघात समीकरणों को हम हल कैसे करते हैं। फिलहाल तो हमें ये समझना है कि द्विघात समीकरणों के आधार पर जो शब्द समस्या हमें दी जाती है, उस शब्द समस्या को देख करके, पढ़ करके हम किस प्रकार से एक द्विघात समीकरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए इस उदाहरण का दूसरा भाग लेते हैं। अगला भाग लें उससे पहले हम दरअसल यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें कि ये जो द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ है -x² + 45x - 324 बराबर 0, इसको हम अगर माइनस से गुणा कर दें तो इसको अन्य रूप में भी लिख सकते हैं। पूरे समीकरण को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x², जब माइनस से इससे करेंगे तो माइनस से करेंगे तो ये माइनस का x² था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x² हो जाएगा। अगला 45x प्लस के थे तो ये माइनस के 45x हो जाएंगे। 324 माइनस के थे, ये प्लस 324 हो जाएंगे इक्वल्स टू 0। इस तरह से भी माइनस से मल्टीप्लाई करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमारी बुक में भी इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं इसका दूसरा भाग। इस भाग में हमसे कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग, एक कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग को बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कोई कुटीर उद्योग है, यानी छोटा सा उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ खिलौने यानी हमें खिलौनों की संख्या पता नहीं। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य, निर्माण लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रत्येक खिलौने की जो लागत है, यहां पे मूल्य लिखा है, यहां पे लागत शब्द इस्तेमाल होगा, लागत, निर्माण की जो लागत है वो 55 रुपए होती है। कितने होती है? प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है। ठीक है, यानी एक खिलौने की लागत क्या है? एक खिलौने की लागत है कि 55 में से हम एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए गए हैं उनकी संख्या को घटा दें और फिर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो एक खिलौने की निर्माण लागत होगी। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए किसी दिन कुल निर्माण लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक, आई बात समझे? देखिए, इसमें समझने लायक बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई कुटीर उद्योग है, वो कुछ खिलौने बनाता है। ठीक है, और एक खिलौने की जो लागत होती है, निर्माण की जो लागत होती है, वो 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बनाए गए हैं उनकी संख्या को घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसके बराबर होती है। ठीक है, और एक दिन, किसी भी एक दिन निर्माण की जो लागत है वो 750 रुपए आई, तो हमें ये बताना है कि बताइए कि उस दिन कितने संख्या में खिलौने बने। खिलौनों की संख्या में बात बतानी है, यानी खिलौनों की संख्या हमें मालूम नहीं है,
तो अगर हम मान, जो चीज हमें मालूम नहीं होती है उसको हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना या लेट, अंग्रेजी में लेट लिख देते हैं माना की जगह, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितनी थी? x मान लिया, ठीक है। जब खिलौनों की संख्या x है तो मूल्य कितना हो गया? उस दिन निर्मित खिलौनों की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लागत कितनी हो गई? कितनी लागत हो गई वो हमें सवाल में दिया गया 55 में से। लागत कितनी होती है प्रत्येक खिलौने की? 55 में से एक दिन में जितने खिलौने निर्मित होते हैं, एक दिन में कितने माने थे हमने? x, यानी 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है, यानी 55 माइनस x जो संख्या प्राप्त हुई, ये क्या है? उस दिन जो खिलौने निर्मित किए गए थे उनकी निर्माण लागत है प्रत्येक खिलौने की, ठीक है। अब एक खिलौने की निर्माण लागत है ये, ठीक है, ये तो एक खिलौने की है। और टोटल संख्या कितनी है खिलौनों की? x, यानी कुल निर्माण लागत कितनी हो गई? कुल निर्माण लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, x इंटू 55 माइनस x, ठीक है। और ये कितनी, कुल निर्माण लागत कितनी हो गई? ये हो गई। और इस लागत को सवाल में दिया गया है कि कितनी थी? 750 थी, यानी ये किसके बराबर है? 750 के बराबर। कुल निर्माण लागत x इंटू 55 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर दे रखी सवाल में? 750 के, ठीक है। अब अगर हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, सॉल्व करते हैं इसको खोल करके, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा, पूरे को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। लिख देता हूं मैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। 750 इस साइड में आ जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिए, या तो 750 को इस साइड में ले लो या इन सबको इस साइड में ले जाओ, कैसे एक ही बात है। 750 को इस साइड में ले लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस का एक्स स्क्वायर तो यूं क्यों रहा? 55 थे ये, तो प्लस के 55 यूं क्यों लिख दिए हमने? 55x थे नहीं, और 750 इधर आ गया तो माइनस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही बात यहां पे भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे पूरे समीकरण को, तो हमें समीकरण माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस के 55 हो जाएंगे 55x, और ये प्लस के 750 हो जाएंगे इक्वल्स टू 0। अगर हम इस द्विघात समीकरण को हल करें तो हमें वास्तविक लागत प्राप्त। अब हम पैराग्राफ 4.4 में दिए गए, जो कि पेज नंबर 85 पर दे रखा है, उसमें दी गई एक सब समस्या पर विचार करेंगे। देखिए, इसमें हमसे कहा गया है सुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु तथा अब से 4 वर्ष उपरांत की आयु, इनका गुणनफल उसकी जो वर्तमान आयु है उसके दुगने से 1 अधिक, उसकी वर्तमान आयु बताइए।
द प्रोडक्ट ऑफ सुनीताज एज इन ईयर्स 2 years ago and her age 4 years from now is 1 more than twice her present age. What is her present age? ठीक है। अब इस प्रकार की जो शब्द समस्याएं होती हैं उसमें हमने पहला सिद्धांत आपको ये बताया है कि जब भी कोई शब्द समस्या हमें दी जाती है तो उसमें जो चीज हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है, मालूम करने के लिए कहा जाता है, ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो यहां पे क्या कहा गया है कि उसकी वर्तमान आयु बताइए सुनीता की। तो यहां पे हम मान लेंगे, माना सुनीता की प्रेजेंट एज जो है, वर्तमान आयु जो है, let Sunita's present age be x। माना सुनीता की वर्तमान आयु x है। ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु, देन तो 2 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु, एज कितनी हो गई? 2 वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात कर रहे हैं। हमने बताया था जब भी पूर्व की बात करें तो क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 हो गई। ठीक है। अब आगे क्या कहेगा, अब से 4 वर्ष उपरांत की आयु का तथा अब से 4 वर्ष, तो यहां लिखेंगे अब से 4 वर्ष उपरांत, यानी बाद में, 4 वर्ष बाद सुनीता की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु x है, 4 वर्ष बाद में हो जाएगी x प्लस 4। ठीक। अब हमसे क्या कहा है सवाल में? अब हमसे कहा है कि इन दोनों का गुणनफल, किन दोनों का? 2 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु और अब से 4 वर्ष बाद सुनीता की जो आयु है, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल यानी x माइनस 2 और x प्लस 4, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? बराबर है किसके? उसकी वर्तमान आयु के, वर्तमान आयु मतलब x के दुगने। वर्तमान आयु का दुगने का मतलब, x का दुगने का मतलब क्या हो गया? 2x से 1 अधिक है, इस 2x से भी 1 अधिक है, ज्यादा है, यानी प्लस 1। ठीक है। ये सिचुएशन बनी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। करके देखते हैं। देखिए, x को इस x से किया तो x स्क्वायर, ठीक है, x को इस 4 से किया तो 4x प्लस का 4x, इस माइनस के 2 को इस x से किया तो माइनस का 2x, और इस माइनस के 2 को 4 से किया तो माइनस के 8 आ गए, इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ठीक है ना। अब 2x को इधर ले आते हैं, साइड चेंज करा लेते हैं। पहले यहाँ पे हम देखिए 4x माइनस 2x, इसको घटा ही देते हैं पहले यहाँ पे। तो इधर प्लस के 4x हैं, इधर माइनस के 2x हैं, यानी 2x हो जाएंगे। तो ये बच गया हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है। और इधर से जब इधर गई चीजें, RHS से लेफ्ट हैंड साइड में जब जाएंगी तो ये 2x प्लस का था, इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। इधर प्लस का 1 था, इधर आकर के माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये 2x प्लस का है, ये
माइनस का 2x है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 1 है, दोनों माइनस माइनस के हैं, यानी ये जुड़ जाएंगे, यानी 8 और 1 9, माइनस के 9 हो जाएंगे। तो हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हो गई, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गई। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो हमें सुनीता की वर्तमान आयु का जवाब मिल जाएगा, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो x की वैल्यू प्राप्त होगी वही सुनीता की आयु होगी। ठीक है, अब इनको हल कैसे करते हैं ये बात तो हम थोड़ी देर बाद में बताएंगे, आगे चल करके द्विघात समीकरणों को हल करने की पद्धति हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें सिर्फ इतना समझना है कि हम द्विघात समीकरण तक पहुँचते कैसे हैं। अगर हमें कोई शब्द समस्या दी गई है तो हम द्विघात समीकरण तक पहुँचे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 2 पर। इसमें कुल मिलाकर के इसके 4 भाग हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे पहले भाग पर, और इस सवाल में भी हमसे क्या कहा गया है कि जो स्थितियां दी गई हैं, जो सिचुएशन दी गई है, उसको द्विघात समीकरण के रूप में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हमें निरूपित करना है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमें जो शब्द समस्या दी गई है इसको देख करके हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, हल नहीं करना है, सिर्फ बना के दिखाना है। हल करने का तरीका हम आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए हमसे कहा गया है एक आयताकार भूखंड है, कोई प्लॉट है, भूखंड यानी प्लॉट, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 528 वर्ग मीटर। ठीक है, आयताकार की बात हो रही है, तो आयताकार कैसे होता है, इस तरह से, ये आयत हो गया A B C D। ठीक है, और इस भूखंड का क्षेत्रफल बता रखा है। आयत के अंदर क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का, रेक्टेंगल का अगर हम एरिया की बात करें तो हमने बताया था इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, ये तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये इसकी लंबाई है, हमें मालूम नहीं है कितनी है, लेंथ का हमें मालूम नहीं है, लेंथ को L से लिख देता हूं। ठीक है, विड्थ का भी हमें नहीं मालूम, उसको हम छोटे स्मॉल b से लिख देते हैं। दोनों हमें नहीं मालूम, ये दोनों हमें ज्ञात करनी है। और इसके बारे में हमसे क्या कहा गया है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, चौड़ाई के दोगुने से, ये चौड़ाई अगर जो भी है, विड्थ जो भी है, उसके दुगने से भी एक अधिक। दुगने से एक अधिक का मतलब समझ रहे हैं आप, हमने बताया था ना किस तरह से होगा, तो किस तरह लिखेंगे इसको, माना लेट्स अज्यूम, माना आयत की चौड़ाई, रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई विड्थ x है, चौड़ाई इक्वल टू x है, मान लिया हमने। तो जब चौड़ाई x है तो हमसे क्या क्या है, लंबाई क्या होगा, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, देन तो आयत की चौड़ाई की लंबाई, सॉरी लेंथ, लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई की 2 गुना
x का दोगुना कितना हुआ 2 इंटू एक्स यानी 2x, और इससे भी कितना अधिक है, एक अधिक है। एक अधिक है मतलब इसमें एक और जोड़ दो, ठीक है। तो लंबाई तो आ गई 2x प्लस 1 और चौड़ाई हमने मान ली x, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई पता करनी है, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई मान ली x और लंबाई इस हिसाब से आ गई हमारे पास में 2x प्लस 1। सवाल हमें क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल का मतलब है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी यहां पे हम लिख देते हैं क्षेत्रफल इक्वल्स टू लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528, लंबाई कितनी दे रखी है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी दे रखी है x, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, खोल देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 2 8 तो यूं क्यों रहा, इक्वल्स टू इसको इससे करेंगे, x को इससे करेंगे, 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x। अगर हम इस 528 को भी राइट हैंड साइड में ही ले आए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, माइनस का चिन्ह बदल जाएगा ना, इसका प्लस का था माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हो गई, समीकरण क्या प्राप्त हो गया, द्विघात 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर हमें प्राप्त हो गई तो उस वैल्यू को दुगना करके उसमें एक अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें लंबाई भी मालूम चल जाएगी, ठीक है। चलिए इसका अगला भाग लेते हैं। दूसरे भाग में हमसे कहा गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल प्रोडक्ट 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कहाँ है, इसका मतलब पूर्णांक कौन से होंगे, प्लस वाले, यानी 1 2 3 4 इस तरह से धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत कहाँ है, यानी एक के बाद में 2 आ रहा है, यानी एक जुड़ रहा है, ठीक है। कितना जुड़ा, क्रमागत बोला है, धनात्मक पूर्णांक बोला है, ठीक है। तो माना पहला पूर्णांक है, पहला धनात्मक पूर्णांक है x, तो क्रमागत पूर्णांक हो गया, क्रमागत पूर्णांक हुआ क्या, x प्लस 1, ठीक है। अब हमसे सवाल कहा गया प्रश्नानुसार, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, इन दोनों का गुणनफल यानी x का और x प्लस 1 का, इन दोनों गुणनफल कितना है 306 के बराबर है। x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 306, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x बराबर 306। इसको 306 को हम LHS साइड में ले जाएंगे
तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 306 इधर आएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुई, द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुई, वो क्या हो गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे, x का मान प्राप्त होगा, और x का मान प्राप्त हो गया तो x का मान रख के एक तो पहला पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा और उसमें एक जोड़ करके अगला पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, तीसरा नंबर का। इस सवाल के तीसरे भाग में हमसे कहा गया है कि रोहन की मां, रोहन कोई बच्चा है, उसकी मां जो है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी यानी रोहन की और उसकी मां की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद में 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. हमने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई शब्द समस्या हल करनी हो तो उसमें जो भी चीज हमें पता करनी होती है, फाइंड करनी होती है, उसको हम मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु x है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x। माना रोहन की वर्तमान आयु x है। ठीक है, देन तब रोहन की मां की वर्तमान आयु क्या होगी? 26 वर्ष बढ़ी है ना सवाल के मुताबिक, तो 26 और जोड़ दो, x प्लस 26। ठीक है, अब आगे सवाल में कहा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी यहां पे लिखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु कितनी हो जाएगी अब से 3 वर्ष बाद? वर्तमान में कितनी मानी है हमने? x। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। ठीक है, इसी तरह से रोहन की मां की आयु देखें तो रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी मानी हमने? x प्लस 26। 3 वर्ष बाद यानी इसमें प्लस 3 जोड़ दिया हमने, 26 में 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 29। तो ये हो जाएगी x प्लस 29। ठीक है, अब क्या कहा गया है हमसे? इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। यानी प्रश्नानुसार यहां लिख देंगे हम, प्रश्नानुसार, और फिर लिख देंगे क्या? x प्लस 3 मल्टीप्लाई, यानी x प्लस 29, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल्स टू
किसके बराबर है? 360 के बराबर हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, x को इस x से गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। ठीक है, इस x को 29 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29x। अब इस 3 को इस x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 3x। ठीक है, फिर इस 3 को 29 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 9 × 27 की 7, 27 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 87। ठीक है, 87 आएगा। चलिए इक्वल्स टू 360। ठीक है, ये तो है। अब क्या करेंगे हम? 29x और 3x कितने हो गए? 32x। तो x स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, प्लस 87। ये 360 थे, इसको इधर ले आए तो माइनस 360 कर दें, इक्वल टू 0। ठीक है, अब 87 प्लस के हैं, माइनस के 360 हैं, तो अगर हम 360 में से माइनस के 360 में से 87 को माइनस कर दें तो हमें 273 प्राप्त हो जाता है माइनस का। ठीक है, तो हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हो गई? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो ये जो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें रोहन की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी, और रोहन की मालूम हो चलते ही उसकी मां की भी आयु मालूम चल जाएगी। इसको हल कैसे करेंगे ये हम थोड़ी देर बाद में आपको समझाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 2 के चौथे और अंतिम भाग पर। इसमें हमें कहा गया है कि एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस समान चाल से चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, कांस्टेंट स्पीड से चलती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को यानी 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने जो आपको बताया था कि जब भी कोई शब्द समस्या को हम हल करते हैं तो जो चीज हमसे पूछी जाती है, फाइंड करनी होती है, हमें ज्ञात करनी होती है, उसको हम मान लेते हैं। यहां पे हमें क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की चाल है x। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल है x और दूरी इसको तय करनी है कितनी? तय दूरी कितनी है? वो दे रखी है 480 किलोमीटर। ठीक है, अब चाल और दूरी जब हमें दे रखी है तो हमें समय ज्ञात करना होता है। तो समय कितना लगेगा इसके अंदर? समय देख लेते हैं। समय का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। हमने बताया था आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चाल। ये हमारे टाइम का फार्मूला होता है, समय का फार्मूला होता है। दूरी कितनी दे रखी है? 480। चाल कितनी मानी है हमने? x। तो समय कितना लगेगा? 480 अपॉन x। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती, अगर ऐसा होता 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दे मान लो चाल को हम, ठीक है, यानी रेलगाड़ी की चाल हमने मानी थी x
तो कम करने पर कितनी हो गई? कम करने पर रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई? चाल इक्वल्स टू x माइनस 8। कितनी कम करनी थी? 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई 8 x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी चाल हो गई, किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा। ठीक है। अब जब चाल इतनी हो गई तो दूरी कितनी रही? दूरी तो उतनी की उतनी थी। दूरी कितनी थी? वही 480 किलोमीटर। अब इस नई दूरी को, इस नई चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? समय कम करने पर, चाल कम करने पर लगने वाला समय कितना हो गया? ये हो गया हमारा 480 के अंदर भाग लगाना है हमें। ये तो डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई, और ये हो गई हमारी चाल x माइनस 8। दूरी बटा चाल होती है ना, तो दूरी तो ये हो गई, चाल ये हो गई। ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि ये तो है कम करने पर समय लगने वाला, हमने निकाला ये तो समय, ये जो टाइम निकाला है ये तो है जब हम चाल को कम कर देते हैं रेलगाड़ी की। ठीक है। और ये वो है जब हम रेलगाड़ी की चाल को कम नहीं करते। तो हमसे कहा गया कि जब चाल कम कर दी जाती है तो 3 घंटे ज्यादा समय लिया जाता है। ये रेलगाड़ी 3 घंटे ज्यादा समय लेती है। यानी अगर मान लो 5 घंटे समय ले रही थी तो कम करने के बाद में 8 घंटे समय लेगी। इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी हुई? ये कम करने के बाद वाली। तो हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? प्रश्नानुसार लिख करके, प्रश्नानुसार ऐसा लिख करके, और क्या करना है? बड़ी संख्या में से, यानी 480 अपॉन x माइनस 8, इसमें से हमें घटाना है 480 अपॉन x, और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 3 घंटे दे रखे हैं, यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए, हमें दिया गया है 480 अपॉन x माइनस 8, इसमें से हमें घटाने हैं 480 अपॉन x, और ये किसके बराबर आने चाहिए? 3 के बराबर। 3 की जगह हम 3/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे इसका लघुत्तम। ये फ्रैक्शन में है ना, भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में जब होता है तो उसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। कैसे लेते हैं? देखिए, ये लघुत्तम, दोनों संख्याओं को यूं क्यों लिख दीजिए आप, तो x माइनस 8 यूं क्यों लिख दिया, और इधर x लिख दिया इनटू x। ठीक है। अब x माइनस 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 तो कट जाएगा और x बच जाएगा। इस x को मल्टीप्लाई करना है 480 से, तो क्या आ जाएगा? 480 x। ठीक है। माइनस का चिन्ह यूं क्यों आ गया? अब इस x से ये x कट जाएगा, और 480 को मल्टीप्लाई करना है हमें x माइनस 8 से, तो 480 लिख दिया, और उसको मल्टीप्लाई x माइनस 8 से करना है। ठीक है। इक्वल्स टू 3/1 यूं क्यों रहा? ठीक है। अब इसको हम आगे लिख देते हैं, यहां पर 480x, तो 480x लिख दी। इसके बाद माइनस 480, जब इस वाले ब्रैकेट के x से मल्टीप्लाई होगा तो 480x आ जाएगा, 480x। जब ये माइनस का 480 अंदर माइनस के 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 480 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके हम देखें तो हमें आएगा 3840। ठीक है, यह आ जाएगा। अब अपॉन
अपॉन में क्या था ये x माइनस 8 इंटू एक्स, इसको भी खोल के रख लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी इसको, x को x से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस x को माइनस 8 से किया तो कितना आ गया 8x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3/1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना ना, तो 3 से किया तो 3x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर को 3 से किया तो 3x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह आ गया, 8 को जब 3 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 24x माइनस 24x। ठीक है, इक्वल्स टू ये यूं क्यों आ गया, देखिए यहां पर भी देख लिया हम 480x प्लस का था, माइनस का 480x था, तो प्लस और माइनस कट गए तो बचेगा कितना 38 40, तो ये आ गया 38 40। ठीक है, अब ये 38 40 जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये पूरी जो समीकरण है इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है, यानी इस पूरे के अंदर हम 3 का भाग लगा सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा 3 का भाग लगाने पर, जब x 3x स्क्वायर में लगाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, जब 24x में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8x, 8 या 24 होता है ना, और जब 38 40 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1280 इक्वल टू 0। तो ये जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई, द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रेलगाड़ी की चाल मालूम चल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़